एंड वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम 2023 जून का जो पार्ट सी का क्वेश्चन कर रहे थे 21 से लेके 40 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? सैंपल ऑफ द नेचुरल बीच सैंड हैज क्वार्ट्ज एंड सेल फ्रैगमेंट्स एज द डोमिनेंट मिनरल। द सैंपल्स कैन नॉट बी फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ मालदीव से। अभी देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, वो बोल रहा है कि एक मतलब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि क्वार्ट्ज सैंड है एंड सेल फ्रैगमेंट्स है, वो इनमें से कहाँ पे नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो सैंड होता है, हमारा बीच सैंड होता है, वो टू टाइप का होता है। एक वन होता है जो कि क्वार्ट्ज सैंड, मतलब जो सिंपली मतलब नॉन बायोजेनिक होता है, एंड दूसरा होता है कोरल सैंड, जो कि कोरल का जो मतलब पॉपुलेशन के वजह से वो जो सेल प्रोड्यूस करते हैं और उस सेल की वजह से जो भी मतलब सैंड क्रिएट होता है उसे कोरल सैंड बोला जाता है। ठीक है, सो ये जो मालदीव्स में क्या है, बहुत मतलब ज़्यादा कोरल्स मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोरल्स का बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोरल्स डेवलपमेंट होने के लिए जो सूटेबल कंडीशन चाहिए, जितना मतलब सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल लैटिट्यूड चाहिए, तो वो मालदीव्स में है। ठीक है, तो मालदीव्स में क्या है, जो क्वार्ट्ज सैंड देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे कोरल्स वाला जो बायोजेनिक सैंड है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी तीनों में हमारा अंडमान हो गया, केरला हो गया, माडागास्कर हो गया, इन तीनों में क्वार्ट्ज सैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेनली सब ट्रॉपिक टू सब ट्रॉपिकल लेवल में जो मतलब कोस्टल एरिया रहता है उसमें हमें क्वार्ट्ज सैंड देखने को मिलता है। वो भी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर, कहाँ पे मतलब कोरल्स का जो मतलब सुइटेबिलिटी कहाँ पे मतलब अच्छा है, कहीं कहाँ पे अच्छा नहीं है, उस सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी दिया है, यहाँ पे फॉसिल दिया है। कौन सा मॉर्फोलॉजी किस किस फॉसिल के कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखेंगे, जैसे कि हाइपोस्टोम हो गया ट्राइलोबाइट का। देन जो सेंट्रल कैमेरल डिपॉजिट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? सेफालोपोड में कैमेरल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। देन डेल्टिडियम जो हो गया ब्रैकियोपोड में, उसका डेल्टिडियम एक मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर में आता है। देन पेरीग्लेंटिक ग्रिडिल किस में देखने को मिलता है? एकानोडर्माटा में। ठीक है, ये जब हम पैलेंटोलॉजी का एक मतलब इनवर्टिब्रेट मतलब पैलेंटोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जिसमें कि जो हाइपोस्टोम है वो रिलेटेड, वो किसका मॉर्फोलॉजी है? वो है ट्राइलोबाइट का। ऐसे करके कैमरल डिपॉजिट सेफालोपोड का, डेल्टिडियम ब्रैकियोपोडा, पेरीग्रेंथिक ग्रिडिल है एकानोडर्माटा का। ठीक है, देन क्या दिया है? ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या दिया है पहले पढ़ लो और पॉज करके खुद से सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, अगर नहीं हो पाए तो वीडियो देखो। ठीक है, द सरफेस हीट फ्लक्स एंड bathymetry एट ए लोकेशन ए ऑफ एन oceanic lithosphere आर 70 milliwatt per meter square एंड 25 किलोमीटर। मतलब क्या क्या दिया है? पहले तो हीट फ्लक्स दिया है, इतना हीट फ्लक्स लोकेशन ए पे हीट फ्लक्स इतना दिया है, बाथीमेट्री इतना दिया है। बाथीमेट्री मतलब डेप्थ। ठीक है, डेप्थ ऑफ द, और डेप्थ थिकनेस बोल सकते हो उस जो लिथोस्फीयर का। ठीक है, देन द लिथोस्फीयर इज लोकेटेड एट लोकेशन इज 25 मिलियन ईयर ओल्ड। मतलब जब जो लिथोस्फीयर क्रिएट होता है कहाँ पे? मिड ओशियनिक रीज से। मिड ओशियनिक रीज से क्रिएट मतलब होके 25 मिलियन ईयर ओल्ड वाला लिथोस्फीयर वो है। ठीक है, तो क्या बोला है? यूजिंग कूलिंग हाफ स्पेस मॉडल फॉर द ओशनिक लिथोस्फीयर एंड एज्यूमिंग ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट, द heat flux and the bathymetry pair of a location B at 50 million year will be days। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि कूलिंग हाफ स्पेस मॉडल, इसका क्या मतलब है, इसका क्या फॉर्मूला है, ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो हमारा हीट फ्लक्स है, हीट फ्लक्स यहाँ पे क्या डिनोट किया गया? क्यू एस में। ठीक है, क्यू एस हम भी लेते हैं, क्यू एस हीट फ्लक्स जो है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दैट लिथोस्फीयर, ठीक है। एंड जो बाथिमेट्री है, जो जो हमारा बाथिमेट्री यहाँ पे किस में डिनोट किया गया है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द, सॉरी ये टाइम पीरियड है, स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दैट लिथोस्फीयर इन मिलियन ईयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो बाथिमेट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड हीट फ्लक्स जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि क्यू एस, क्यू मान लेते हैं, क्यू ऑफ ए बाय क्यू ऑफ बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टी बी बाय टी ए कर सकते हैं हम, ठीक है। क्यू ए गिवन है, क्यू ए कितना है, क्यू ए दिया गया ना यहाँ पे 70 बाय क्यू बी हमें निकालना है, जो कि हीट फ्लक्स है बी लोकेशन में। एस क्या क्या दिया है कि टी बी कितना है 50, टी ए है 25, ठीक है, उसका रूट ओवर। तो ये तो सिंपल हो गया, 70 बाय क्यू बी इक्वल टू, सॉरी ये 25 है ना, ये 2 हो गया, मतलब रूट 2 का वैल्यू कितना है 1.414, ठीक है। तो क्यू बी का कैलकुलेट करेंगे, कितना हो गया 70 बाय 1.414, एक सेकंड में करके दिखता हूँ, कहाँ गया मोबाइल, ठीक है, ये आप करके देखना, ठीक है। ये समथिंग 49.504 समथिंग आएगा, 49.503 ऐसा कुछ करके आएगा, ठीक है। तो ये निकल गया हम, और यूनिट का यूनिट वही रहेगा मिलीवाट पर मीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक, मतलब ये वाला इसमें है 49.5। देन तो दूसरा हमें पता चल रहा है 3.54 है, पर हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। जैसे कि बाथिमेट्री ऑफ ए बाय बाथिमेट्री ऑफ बी इक्वल टू कितना, टाइम पीरियड ऑफ ए बाय टाइम पीरियड ऑफ बी होल रूट ओवर, ठीक है। तो ए का क्या दिया है, बाथिमेट्री 2.5 किलोमीटर बाय बी हमें निकालना है, बाथिमेट्री लोकेशन बी, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 25/50, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। तो बी मतलब बाथिमेट्री बी क्या हो जाएगा 2.5 इंटू √2, मतलब √2 का 2.5 इंटू 1.414, वो समथिंग हो गया 3.54 समथिंग आएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ये दोनों आंसर आ रहा है, और ये वाले कॉन्सेप्ट का आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मतलब ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा मतलब थिकनेस होगा, जो जितना ज़्यादा टाइम बीतेगा, हीट फ्लक्स इतना कम होता जाएगा, क्योंकि वो कूल डाउन होता रहेगा। सेम टू सेम बाथिमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा थिकनेस उतना ज़्यादा बाथिमेट्री, मतलब जितना ज़्यादा टाइम पीरियड, मतलब जितना ओल्ड मतलब टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा, वो जो थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर वो बढ़ता रहेगा फ्रॉम द मिडोसिनिक रीज, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देन क्या दिया है, इफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज फ्रॉम 23.5 डिग्री टू 40 डिग्री, we would we expect the climate at 40 डिग्री नॉर्थ टू हैव डेस, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारा अर्थ है वो टिल्टेड होकर रहता है ऐसे, ठीक है। 20, ये अर्थ का एक्सिस है, ये कितना टिल्टेड है 23.5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा सन है, ठीक है। तो सन का डायरेक्ट जहाँ मतलब पड़ता है वहां पे मतलब समर सीजन चलता है, और उसका उल्टा मतलब हेमिस्फीयर में क्या विंटर सीजन चलता है, जहाँ पे डायरेक्ट मतलब सन रे नहीं पड़ता है। लाइक यहाँ पे अभी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा है, ठीक है। फिर ऐसा जब अर्थ यहाँ पे चला आएगा, ऐसा उसका था मतलब ये है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, ठीक है। ये बोल रहा है ये जो इंक्लिनेशन है 23 डिग्री 5 से बढ़ के 40 डिग्री हो जाएगा, मतलब और भी इंक्लाइंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और भी इंक्लाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो समर सीजन हम जो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा था वो जो ज्यादा इंक्लाइंड हो गया, तो सनरे और मतलब ज्यादा आएगा, क्योंकि वो और उसके सामने आ जाएगा, ये जो लोकेशन है वो और मतलब सन के सामने आ जाएगा।
तो उसमें क्या होता है कि समर सीजन जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म लगेगा। हॉटर समर हमें मिलेगा एंड कोल्डर विंटर। विंटर में भी वो ज़्यादा दूर चला जाएगा, तो विंटर में हमें क्या मिलेगा? कोल्डर विंटर देन एट प्रेजेंट, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? हॉटर समर्स एंड कोल्डर विंटर्स देन एट प्रेजेंट, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The horizontal pressure gradient associated with a break phase of a southwest Indian monsoon has a lower value as compared to the horizontal pressure gradient associated with an active phase of southwest Indian monsoon. क्या दिया है? साउथ वेस्ट इंडियन ब्रेक मानसून के टाइम जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्या दिया है? द वैल्यू इज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट associated with the break phase of the southwest Indian monsoon is lower then कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट associated with the एक्टिव फेज। मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ एक्टिव फेज में वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। ये तो सही है। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। जब मतलब मानसून कैसे बनता है? जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। कॉन्टिनेंट और ओशन में जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मानसून मतलब सही से आ पाता है, सही से अपना काम कर पाता है। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट जितना बेहतर होगा मानसून उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। तो एक्टिव मानसून में ब्रेक क्यों आता है? क्योंकि ये प्रेशर ग्रेडियंट ढीला हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट कम हो जाता है। सो प्रेशर ग्रेडियंट कम होने की वजह से जो मानसूनल विंड है वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पूरा उल्टा दिया है। सॉरी पहला स्टेटमेंट ठीक दिया है। मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट साउथ ईस्ट एक्टिव मानसून के टाइम होता है वो ज्यादा होता है ब्रेक मानसून के कंपैरिजन में, ठीक है। स्टेटमेंट बी में क्या है? इज कंपेयर टू अदर रीजन्स द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ओवर इंडियन रीजन ड्यूरिंग द साउथ ईस्ट मानसून इज फर्देस्ट फ्रॉम द इक्वेटर चूज द फर्देस्ट फ्रॉम द। ये भी सही दिया है क्योंकि जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है हमारा वो क्या होता है? वो एक्चुअली एक लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। एक लो प्रेशर रीजन को दर्शाता है। तो मानसून के टाइम में हमें पता है जो लो प्रेशर रीजन वो नॉर्दर्न इंडिया को मूव करता है, तो इक्वेटर से ज्यादा दूर जाता है। तो स्टेटमेंट बी अपने आप में सही हो गया, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। देन क्या दिया है? ये स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट दिया है, ये रेस्पेक्टेड बेसिन दिया है। ये आपको रट्टा मारना है स्ट्रैटिग्राफी में। आंसर देख लो क्या क्या मैचिंग दिया है। जैसे पाली जो है वो किस बेसिन के अंदर आता है? साउथ रेवा के अंदर आता है। ऐसे करके जो मैच दिया है देख लो। और ये आपको स्ट्रैटिग्राफी में रट्टा मारना है कि कौन से बेसिन के अंदर कौन सा स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट आता है, ठीक है। देन कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स एंड डिसाइड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो द स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दिया है? Normalized difference vegetation index NDVI is computed from difference between visible and near infrared reflectance, ठीक है। जो हमारा नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स होता है वो कैसे कंप्यूट किया जाता है? सॉरी, वो कैसे कंप्यूट किया जाता है? द डिफरेंस बिटवीन द विजिबल the normal difference is computed from difference between visible and near infrared reflectance। जो विजिबल लाइट और नियर इंफ्रारेड NIR का जो रिफ्लेक्टेंस होता है उसी के बेसिस से मतलब डिवीजन किया जाता है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या दिया है? वेजिटेशन स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स इन विजिबल बैंड एंड ऑब्जर्व नियर इंफ्रारेड बैंड। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो हमारा वेजिटेबल्स है, तो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है फॉल्स कलर कंपोजिट FCC का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो FCC में क्या होता है आपको ये याद रखना कि ये एक फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हो। BGR यहाँ लिख दो, GRNNIR यहाँ लिख दो। मतलब जो फॉल्स कलर में क्या होता है कि ग्रीन को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्लू कलर में, रेड को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीन कलर में, नियर इंफ्रारेड को रिप्रेजेंट किया जाता है R कलर में। मतलब जहाँ पे ग्रीन कलर रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा है, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको वो दर्शाएगा ब्लू कलर में, और रेड कलर जो आएगा ग्रीन कलर में, नियर इंफ्रारेड जहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वो दर्शाएगा रेड कलर में। नॉर्मली क्या दिखाया जाता है कि इन जनरल कलर असाइनमेंट ऐसे किया जाता है।
जो स्टेटमेंट वन में दिया है वेजिटेशन स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स विजिबल बैंड, ये गलत बात है क्योंकि वेजिटेशन जो है विजिबल बैंड को ऑब्जर्व करता है एंड नियर इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए विजिबल मतलब जो जहाँ पे वेजिटेशन कवर है वहाँ पे हम रेड कलर दिखेंगे, सैटेलाइट इमेज में वहाँ पे रेड कलर दिखाएगा फॉल्स कलर कंपोजिट में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड में क्या दिया है, इन स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट रेड कलर इज एसेंट टू नियर इंफ्रारेड बैंड एंड अदर कलर्स टू विजिबल बैंड, ये गलत हो गया। रेड कलर तो ग्रीन कलर को असाइन किया गया है जैसे यहाँ पे मैंने बताया, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो बोथ द स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे। देन क्या है, इन द हिमालयन ग्रेट earthquake are associated with sleep along which one of the following major thrust, ठीक है। तो ये जो चारों थ्रस्ट है वो सब मतलब सबके वजह से हिमालयन में अर्थक्वेक आता है, पर मेजर जो आता है मेन हिमालयन थ्रस्ट की वजह से। मेन हिमालयन थ्रस्ट किस किस को डिफरेंशिएट करता है, मतलब जहाँ पे इंडियन प्लेट आके सबडक्ट हो रहा है उस वाले रीजन को, वो जो पहला थ्रस्ट बना था वो हो जाएगा मेन हिमालयन थ्रस्ट, ठीक है। वो सबसे ज्यादा सिस्मिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूट करता है हिमालयन रीजन में, जितने भी सिस्मिक एक्टिविटीज होता है ज्यादातर मेन हिमालयन थ्रस्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन हिमालयन थ्रस्ट। देन क्या दिया है, फॉर एन अनलिमिटेड न्यूटन सप्लाई सिनेरियो which of the following schematic diagram would depict the correct chlorophyll profile in the euphotic zone, ठीक है। यूफोटिक जोन मतलब जहाँ पे न्यूट्रन कंटेंट ज्यादातर मिलता है, ठीक है। हमें न्यूट्रन कंटेंट सबसे ज्यादा मिलता है। तो मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था, अगर मतलब न्यूट्रन कंटेंट ज्यादा है एक मतलब प्लांट को ग्रो करने के लिए, एक प्रोडक्टिविटी के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्लांट को न्यूट्रन चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, ठीक है। अगर न्यूट्रन ज्यादा है सनलाइट भी है तो क्लोरोफिल सबसे ज्यादा दिखाएगा, बट जब हम डेप्थ में जाएंगे वो क्लोरोफिल करता जाएगा, क्योंकि जितना डेप्थ में हम जाएंगे सनलाइट का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, सनलाइट का इन्फ्लुएंस रहेगा यूफोटिक जोन तक, जहाँ पे सनलाइट मतलब पहुंच पाता है उस तक हमें क्लोरोफिल ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जैसे हम डेप्थ में जाएंगे सनलाइट कम होता जाएगा एंड क्लोरोफिल का अमाउंट कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। Then क्या दे, the following AFM diagram shows the stability of mineral in garnet zone where PQRS represents 4 paletic assemblages. Identify the garnet absent assemblages. Simple question है, जैसे कि ये garnet एंड मेंबर है, ये बायोटाइट, ये क्लोराइड, ये क्लोरिटॉइड एंड ये क्लोराइड, ठीक है। ये जो है गार्नेट के इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है। जो गार्नेट और क्लोरिटॉइड के बीच में जो मतलब दिखाता है, जो भी सॉलिड सॉल्यूशन दिखाता है उसके बीच में ये आता है, ये वाला रीजन क्यू भी आता है, आर भी आता है, पर एस देखो ये वाला रीजन से बाहर है। ये जो मतलब बर्फी जैसे शेप आप देख रहे हो, डायमंड शेप, इससे एस जो है इसका कंपोजिशन गार्नेट से कोई लेना देना नहीं, ये गार्नेट एंड मेंबर से बहुत दूर है और उसके इन्फ्लुएंस से भी बहुत दूर है। इसलिए ये एस में जो भी कंपोजिशन हमें मिलेगा उसमें गार्नेट का इम्प्रिंट्स हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 which is S। देन क्या है, which one of the following statement is false। पहले क्या क्या स्टेटमेंट दिया है देख लेते। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस सी वाटर पीएच, ये सही है। देखो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है जो ओशन वाटर का पीएच कैसे घटता है, ओशन जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ओशन वाटर में मिलेगा, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा उतना एसिडिक होगा, ठीक है। सो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द एसिडिक एनवायरनमेंट देन दैट ऑफ अल्कलाइन एनवायरनमेंट। सो फोटोसिंथेसिस क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घट जाएगा एंड ओशन क्या होगा, एसिडिक से अल्कालाइन हो जाएगा, मतलब उसका पीएच धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। देन क्या है, राइज इन एटमॉस्फेरिक CO2 हैज डिक्रीज्ड ओशन पीएच, ये भी सही है। मैंने जैसे बोला कि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा उतना कम मतलब पीएच मिलेगा, मतलब वो एसिडिक हो जाएगा, ये भी सही होगा। राइज इन एटमॉस्फेरिक CO2 हैज अफेक्टेड ओशन अल्कलिनिटी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओशन अल्कलिनिटी क्या होगा वो CO2 डिसाइड नहीं करता। CO2 डिसाइड करता है कि ओशन का जो एसिडिक एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा, वो CO2 डिसाइड करता है। अल्कलिनिटी
CO2 के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा ये। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या दिया देख लेते हैं, राइज इन एटमॉस्फेरिक CO2 हैज डिक्रीज्ड ओशन कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन, ये सही है। जब एटमॉस्फेरिक CO2 डिक्रीज होगा, राइज इन एटमॉस्फेरिक CO2 मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, कार्बन ओशन कार्बन कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया है, इफ H एंड L इन द सर्कुलर डिनोटेड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सी सरफेस हाइट्स अनोमलीज रेस्पेक्टिवली, एंड द मतलब H जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हायर सी, मतलब सी सरफेस हायर सी सरफेस, मतलब पॉजिटिव आने वाली मतलब क्या है, उसका हाइट ज़्यादा है, ठीक है। सरफेस से हाइट ज़्यादा है, लो मतलब हाइट कम है, नेगेटिव आने वाली का मतलब हाइट कम है, ठीक है। जैसे ये एक वाटर बॉडी है, ये एक ओशन में वाटर बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे उसका हाइट कम है, यहाँ पे हाइट ज्यादा है, ठीक है। जो मीन लेवल जैसे मीन सी लेवल से इसका हाइट ज्यादा है मतलब पॉजिटिव आने वाला दिखा रहा है, इसका हाइट कम है मतलब नेगेटिव आने वाला दिखा है। ये एक ओशन का पार्ट है, ठीक है, ये एक ओशन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वो दिखा रहा है रेस्पेक्टिवली एंड द एरोज आर द फ्लो फील्ड, आइडेंटिफाई द फ्लो फील्ड एसोसिएटेड n इक्वल टू 1 इक्वेटोरियल डॉट पी वेव, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, व्हिच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनोमली हमें कहाँ देखने को मिलता है, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने वाकर सर्कुलेशन एंड वाकर सर्कुलेशन पढ़ा, और एलिनो लानिनो क्या है उसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक लार्ज स्पेसिफिक मतलब ओशन का स्पेस है, वहाँ पे मतलब कॉन्टिनेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे मतलब प्रेशर डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनोमली ऑफ वाटर सरफेस देखने को मिलता है। लाइक जैसे कि मतलब इक्वेटोरियल काउंटर कर मतलब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट की वजह से ईस्ट से वेस्ट तक मतलब वेस्टर्न पैसिफिक में हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर मतलब हायर एनोमली रहता है। क्योंकि यहाँ पे हायर एनोमली का मतलब क्या है, टेम्परेचर मतलब ज़्यादा जो फ्लक्स ऑफ वाटर वेस्टर्न वेस्ट के साइड मूव होता है, और राइट के साइड कम वाटर मतलब उसका वाटर का जो हाइट है वो कम रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये वाला जो पहला वाला डायग्राम ये सही हो जाएगा। तो ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न पैसिफिक में मतलब नेगेटिव एनोमल देखने को मिलता है, एंड वेस्टर्न पैसिफिक में हमें पॉजिटिव एनोमल देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल वर्कर सर्कुलेशन को दर्शाता है। देन क्या दिया है इसमें कि एस इज द सोलर कांस्टेंट and alpha is the planetary albedo, which one of the following is the correct expression for the effective temperature of the earth, एप्सिलॉन यहाँ पे इमिसिबिलिटी दिया है, एंड सिग्मा यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है कि जो ये वाला फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि T⁴ इक्वल टू एस इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 4 म्यू लैम्बडा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सॉरी ये सिग्मा, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा जो अल्फा है, अल्फा किसको डिनोट करता है, एस किसको, एस सोलर कांस्टेंट को डिनोट करता है, एक्सप्रेशन होता है ना, एंड तो जो म्यू है वो इमिसिबिलिटी को मतलब इंडिकेट करता है, जो हमारा स्पेक्ट्रल इमिसिबिलिटी है एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। तो वो किसके साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर का फोर्थ पावर के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी आपको थोड़ा देखना है, थोड़ा समझना है, ठीक है। बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देन यहाँ पे क्या दिया है, क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन कौन कौन से प्रोसेस में कौन कौन से क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन दिया है, थोड़ा आपको देखना है। जैसे कि एप्सिलॉन हो गया, वो लैटरल एक्रेशन की वजह से होता है। ट्रो क्रॉस बेड हमें मिलता है माइग्रेशन ऑफ 3D ड्यून की वजह से, ट्रो क्रॉस बेड हमें स्माइल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देन टेबुलर क्रॉस बेडिंग हमें देखने को मिलता है माइग्रेशन ऑफ 2D ड्यून की वजह से। देन स्वेली हमें देखने को मिलते हैं स्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से, हमें स्वेली देखने को मिलता है, ठीक है।
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। देन क्या है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वाटर वेपर नीड टू बी एडेड टू ड्राई एयर टू राइज द मॉइस्ट एयर टेम्परेचर बाय 1%। ये आपको याद रखना है 3%, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर वेपर टू द ड्राई एयर को लेके हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको ये बस याद रखना है कि हमें एक मॉइस्ड एयर में 1% टेम्परेचर राइज करने के लिए वाटर वेपर 3% ऐड करना होगा, ठीक है। देन इसमें क्या था, इम्प्लीकेशन इज ए गुड इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिपॉजिट। फ्लूवियल डिपॉजिट इंडिकेट करने के लिए इम्प्लीकेशन यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप बोल्डर कबल बोल्डर वगैरह देख लेते हो, वो रेंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। जब फ्लो का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे फ्लो का डायरेक्शन होगा, तो बोल्डर जितने भी है उनका जो इम्प्लीकेशन एक डायरेक्शन में इंक्लाइंड होकर रह जाएगा। इसे ही बोला जाता है इम्प्लीकेशन, एंड फ्लूवियल एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए ये इम्प्लीकेशन यूज किया जाता है, ठीक है। देन सिंपली ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटामॉर्फिक फेसिस में कौन कौन सा मिनरल एसम्बलेजेस हमें मिलता है। जैसे कि ग्रीन सिस्ट में हो गया, हमें क्या क्या मिलता है ग्रीन सिस्ट में, मॉस्कोवाइट क्लोराइड, क्लोराइड, ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप अगर छोड़ के आओगे तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ के नहीं जा सकते, कि हम याद नहीं रख सकते कि पैराफिन का फॉर्मूला क्या है, टोल्यून का फॉर्मूला क्या है। वैसे इसका आंसर है द फॉर्मूला ऑफ टोल्यून इज C7H8, ये सही आंसर है, बाकी तीनों गलत है, ठीक है। देन ये वाला भी डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि कौन सा जियोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। Then क्या दिया, which one of the following property of a partial of moist air will remain unchanged when it is rising adiabatically? when वो air partial rising adiabatically means क्या है, सराउंडिंग के साथ वो टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ठीक। जो भी होगा वॉल्यूम का इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, पर टेम्परेचर दोनों मतलब सराउंडिंग और एयर पार्शल में हमेशा अलग रहेगा, ठीक है। तो उसके जो राइजिंग एयर प्रेशर एडियाबेटिकली राइज की वजह से सेचुरेशन वेपर प्रेशर का चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एयर टेम्परेचर का भी चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इनसाइड द एयर प्रेशर जब हम जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना घटता जाएगा। पर जो मिक्सिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मिक्सिंग रेशियो बोलता है कि जो मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक एयर पार्सल में ना बाहर से कोई मटेरियल ऐड हो सकता है ना वो बाहर कोई मटेरियल जा सकता है। तो वो जो मास ऑफ ड्राई मॉइस्ट एयर वहां पे है उसका अमाउंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो मिक्सिंग रेशियो रिमेन अनचेंज। देन क्या है, इंटर एक्सेल एंगल बिटवीन थ्री फोल्ड एक्सिस इन पॉइंट ग्रुप 233 हमें आइसोमेट्रिक सिस्टम में देखने को मिलता है। एंड आइसोमेट्रिक सिस्टम में इंटर एक्सेल एंगल आपको याद रखना है 70 डिग्री एंड 32 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा उसका आंसर। देन इतना हो गया 40 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 40 से लेके 60 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर टिल एंड। थैंक यू।